तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको देख सकते हैं कुल मिलाकर आपको 21 डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाले ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स एक एक को हम बारी बारी से देखेंगे कि किन किन किस किस आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस all original document with 2 set of self attested photocopy for all document at time of document verification, यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ 2 सेट फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। फर्दर दीज कैंडिडेट शोल्ड अपलोड द स्कैंड कॉपी इन ट्रू कलर of all the certificate as applicable prior on the document verification date through www.rrb.dv.in portal, यानी कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे 7 या 10 दिन पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लिंक में आपको जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनकी जो ट्रू कलर वाली फ़ोटो अपलोड करनी हो, फोटोकॉपी होगी ना, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपलोड करनी होती है, जो कि इस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। खैर फ्रेंड्स ये तो बात की प्रोसेस है। खैर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट से 7 या 10 दिन पहले अपलोड करनी होती है अपन को इस प्रकार की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि ट्रू कलर में अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये था पैरा नंबर फर्स्ट जो कि आपको दिखा। तो सेकंड देख सकते हैं ऑल सर्टिफिकेट शोल्ड बी आइदर इन द इंग्लिश और हिंदी ओनली, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने होगा या तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड होना चाहिए। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश का ही डॉक्यूमेंट ओनली अप्लीकेबल होगा उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वेदर सर्टिफिकेट आर नॉट इन हिंदी और इंग्लिश, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी और इंग्लिश सोल्ड बी द प्रोवाइड वेदर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कि हिंदी और इंग्लिश में अगर आपके पास में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट वर्जन में चेंज करके हिंदी और इंग्लिश में बदलना होगा और उनको भी आपको प्रोवाइड करना होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। तो और अदर लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चलने वाला। फ्रेंड्स पैरा नंबर थर्ड देख सकते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख सकते हैं नो एडिशनल टाइम विल बी द गिवन टू द कैंडिडेट्स नॉट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं या किसी प्रकार कारण वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो एंड द कैंडिडेचर शोल्ड बी द कैंडिडेट इज लिएबल टू द कैंसिल, तो आपका कैंडिडेचर वहाँ से ही रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाली, तो आपको वहाँ पर पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ वहाँ पर बिल्कुल ज़रूर जाना होगा। तो फ्रेंड्स आप पूरा ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, तब जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके 10th सर्टिफिकेट के साथ साथ आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ वहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल मिलाकर बात कर सकते हैं तो आपको 10th की मार्कशीट वहाँ पर जरूर पड़ेगी। द candidate's name and the father name, mother name and the monitored in the application will also be verified with reference to the name mentions in the सर्टिफिकेट, यानी कि आपको वहाँ पर एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन करने के लिए आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसलिए आपको 10th सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। फ्रेंड्स इनके कई कैंडिडेटों की ये बात आती है अगर जो भी फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप किया था जब 2019 में, तो इसी प्रकार में किसी प्रकार के कैंडिडेटों में अगर एससी या ओबीसी या एसटी की कोई भी कैंडिडेट हो उसके अंतर्गत मान लो कि जिसके अंतर्गत नेम, फादर नेम एंड मदर नेम में किसी प्रकार की अगर मिस्टेक से गलती से कुछ और नाम लिखा गया तो उसके लिए कैंडिडेट क्या करना होगा, तो उसके लिए कैंडिडेट आपको एफिडेविट बनाना होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट मान लो कि आपके फादर नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो आपको एफिडेविट बनाकर ले जाना होगा, जो कि आपको मजिस्ट्रेट जो कि यहाँ हाई कोर्ट जो कि आपको नज़दीकी कोर्ट में जाकर आपको जो कि नोटरी विभाग वाले होते हैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करके वहाँ पर लाना होगा, जो कि वकील की
गवर्नमेंट वकील की वहाँ पर अथॉरिटी के आधार पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप नोटरी वालों के पास जाकर आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर ये एक और बात आती है कि अगर मान लो कि किसी प्रकार का फादर्स नेम में गलती हो जाती है तो आपको ओनली एक ही एफिडेविट बनाना होता है। मान लो कि दो दो नामों में गलती हो जाती है, जैसे मदर नेम एंड फादर नेम, या खुद के नाम में भी किसी प्रकार की मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो उसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको 1, 2 और 3 यानी कि 3 नाम में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको 3 एफिडेविट बनाकर वहाँ पर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छी बारीक तरह से समझ लेना कि आपको 3 ही एफिडेविट बनाना होगा, जितने मिस्टेक उतने एफिडेविट। तो फ्रेंड्स अब दूसरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, एनसीवीटी जो कि एनटी एनए एंड एससीवीटी सर्टिफिकेट एस एप्लीकेबल, यानी कि जो भी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का फॉर्म जो कि 10th पास उसके साथ साथ आईआईटी के साथ आईटीआई के साथ एप्लीकेबल किया था, तो आपको उसके लिए एनसीवीटी एंड एससीवीटी सर्टिफिकेट की वहाँ पर एप्लीकेबल जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको वहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में जो एससीवीटी एंड एनसीवीटी फॉर्म भी एप्लीकेबल होगा जो कि आपको लेकर जाना होगा। तो अब देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में डॉक्यूमेंट में आपको होगा एससी और एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एंड एनेक्शन फर्स्ट। आपको एससी और एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा जो कि एनेक्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो आपको दिखा देता हूँ एनेक्शन नंबर फर्स्ट में किस प्रकार का आपको एससी सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप एनेक्शन नंबर फर्स्ट जो कि फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी और एसटी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इस फॉर्मेट का एनेक्शन नंबर फर्स्ट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कि ये आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज़ जरूर बना लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मेट में ही रेलवे मांगता है, तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अगर वैसे अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए किसी प्रकार की टाइमिंग नहीं चाहिए, जैसे कि 1 साल 2 साल किसी भी साल का चल जाता है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट आप देख लेना कि ये अगर ये फॉर्मेट होगा तो आपको ये फॉर्मेट में जरूर एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स फोर्थ सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं जो कि ये रहा ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर नंबर सेकंड, यानी कि एनेक्सर सेकंड का जो कि नॉन क्रिमिलियर में आते हैं ओबीसी कैटेगरी के वाले जितने भी कैंडिडेट जो कि नॉन क्रिमिलियर में आते हैं, जिस आपको पता है सर ओबीसी के अंतर्गत क्रिमिलियर एंड नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट आते हैं। क्रिमिनल कैंडिडेट को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है कास्ट, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि वह यूआर के अंतर्गत गिने जाते हैं। एंड अब ओबीसी के जो नॉन क्रिमिनल के लिए आपको एक फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जो कि आप देख सकते हैं एनेक्सर नंबर सेकंड में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है जो कि आपको दिखा देता हूं, नॉट ओल्ड देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे 1 साल पुराना या इससे 1 साल पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आप देखते हैं उससे 1 साल पुराना ही आपको यहाँ पर जो कि ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो आपको एनेक्सर नंबर सेकंड वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा एनेक्सर नंबर सेकंड वाला, यही सर्टिफिकेट आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेटों को बनवा कर ले जाना होगा जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप देख सकते हैं इस प्रकार का फॉर्मेट जो कि आपको बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि ये देखो फ्रेंड्स इस प्रकार के सर्टिफिकेट को आपको जरूर बना कर ले जाना होगा। और आप देख सकते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर एटसेट्रा के आधार पर आपको बनाया जाएगा, तो आप बनाकर यह जरूर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब इस प्रकार का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको नॉन क्रिमिनल कैंडिडेटों को बनाकर ले जाना होगा जो कि एनेक्सर नंबर सेकंड में दे रखा है। तो फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर का जो का आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है नॉन क्रिमिलियर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर नंबर सेकंड ए, यानी कि आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेटों को आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना होगा जो कि एनेक्सर नंबर सेकंड ए में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि नॉन क्रिमिनल ओबीसी कैटेगरी के वालों के लिए रहेगा जो कि एनेक्सर नंबर सेकंड ए में दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बना कर ले जाना होगा जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको कैंडिडेट के जिसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट के सिग्नेचर रहेंगे और नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा, पैलेस और डेट आपको यहाँ पर फिल करके ले जाना होगा जो कि नॉन क्रिमिनल कैंडिडेटों के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका 6 नंबर का डॉक्यूमेंट होगा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर द प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर नंबर थर्ड, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेटों के लिए जो एनेक्सर नंबर थर्ड वाला जो कि इनकम सर्टिफिकेट वाकर आपको बना कर ले जाना होगा जो कि 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 2019 से बना हुआ तो वो को भी आपको लेकर जाना होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वह 1 साल पुराना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि एनेक्सर नंबर थर्ड में दे रखा है ए में। तो आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा एनेक्सर नंबर थर्ड का जो कि
जो कि आप देख सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कि इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट वहाँ कर आपको बना कर ले जाना होगा, तभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो पाएगी जो कि कास्ट सर्टिफिकेट का आधार पर, वरना यूआर में आप गिने जाओगे। तो फ्रेंड्स देख लेना आप। तो फ्रेंड्स ये तो आप ये इसमें देख सकते हैं आप, इस प्रकार का आपको ये फॉर्मेट बनाकर ले जाना होगा। तो आपका 7th डॉक्यूमेंट होगा इनकम सर्टिफिकेट फॉर अवेइंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्शन नंबर 3A, यानी कि जो कि ईबीएस आप देख सकते हैं ईबीसी कैंडिडेट वालों के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जो कि एनेक्शन नंबर 3A में दे रखा है। वो आपको दिखाऊंगा। ईबीएस कैटेगरी वो आती है फ्रेंड्स जिसमें जैसे कि ओबीसी होती है, ओबीसी के अंतर्गत आपको जैसे फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 500 रुपये लगते हैं ना, तो उसमें ईबीएस कैटेगरी में क्या होता है, जैसे आप ईबीएस कैटेगरी फिलअप करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको 250 रुपये चार्ज करने होते हैं। तो इसी के आधार पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा ईबीएस कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो कि एनेक्शन नंबर 3A जो कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीएस, यानी ईबीएस कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट ये रहेगा, जो कि इस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट बनाकर जाना होगा, जो कि इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 8 डॉक्यूमेंट होगा आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्शन नंबर 4, यानी एनेक्शन नंबर 4 वाला जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट हैं, तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना होगा। तो आपको एनेक्शन नंबर 4 के आधार पर मैं बता देता हूँ कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म वो किस प्रकार रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा एनेक्शन नंबर 4 में जो डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जो कि माइनॉरिटी कैंडिडेट्स कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं जो कि एग्जाम फी में जो कि 250 रुपये लेके थे, इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज कैंडिडेटों के लिए 250 रुपये एग्जाम फी लगी थी। तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके ले जाना होगा और ये आपको इस फॉर्मेट में बनाना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें दिखा देता हूँ जो कि माइनॉरिटी फॉर्म के अंतर्गत कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, जिसके अंतर्गत माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, जैनिज्म आते हैं, इस प्रकार के कैंडिडेट आते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर द एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वो जिस दिन को डिस्चार्ज हुए हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि 10th नंबर का डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि PWBD एंड एज पर फॉर्मेट एज एनेक्शन नंबर 5A, एनेक्शन नंबर 5B एंड एनेक्शन नंबर 5C एज एप्लीकेबल, यानी कि जो भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए इस पर एनेक्शन 5A 5B एंड 5C वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको एलिजिबिलिटी हैं, जो किसी बेंच मार्क है या किस आधार पर आप PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको दिखा देता हूँ वो सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एनेक्शन नंबर जो कि 5A में दे रखा है, कौन से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि इस PWD कैंडिडेट के अंतर्गत डिसेबिलिटी हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होगा, जो कि 5th नंबर का है, जो कि इन केस ऑफ द इम्पेटेशन ऑफ द कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑन लिम्स एंड ड्रोफिक्स एंड इन केस ऑफ द ब्लाइंडनेस, यानी कि जो भी कंप्लीट पैरालिसिस होते हैं उनके लिए जो कि ये इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, जो कि आप देख लीजिएगा। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बनाकर ले जाना होगा, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो कि आप देख सकते हैं। एंड एनेक्शन नंबर BP देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार का देख सकते हैं, आपको ये भी बनाकर ले जाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं मेडिकल अथॉरिटी इश्यू दैट द सर्टिफिकेट एंड इन केस ऑफ द मल्टी डिसेबिलिटी, अगर कोई भी कैंडिडेट एक या दो पॉइंटों में डिसेबिलिटी हैं, या जैसे कि आइज एंड नॉइज किस प्रकार के पॉइंटों में डिसेबिलिटी है, तो आपको एक या दो मल्टी डिसेबिलिटी के आधार पर आपको इस एनेक्सर पैरा नंबर के आधार पर आपको इस ये फॉर्मेट बनाकर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप इस फॉर्मेट को, इस प्रकार का आपको मल्टी डिसेबिलिटी के आधार पर इसको बनाकर ले जाना होगा। एंड आप देख सकते हैं एनेक्शन नंबर 5C में जो कि ये भी सर्टिफिकेट होगा, जो डिसेबिलिटी आप देख लीजिएगा। तो ये भी आपको इस प्रकार के आप आधार पर देख लीजिए कौन कैंडिडेट किसके अंतर्गत आता है, जो PWD वाले कैंडिडेट है। तो आपको इन 3 फॉर्मेट के आधार पर आप देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मेट के अंतर्गत आप फिट हो, तो उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट बनाकर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए आप अगर एप्लीकेबल हो तो बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11th नंबर के डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्शन नंबर 7, यानी एनेक्शन नंबर 7 के आधार पर आपको एक्स सर्विसमैन का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर लेकर जाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा जो कि एनेक्शन नंबर 7 का जो कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले कर जाना होगा एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या लेकर जाना होगा, जो जिसमें सिग्नेचर, नेम होगा, प्लेस होगा, डेट होगा, रोल नंबर आपको फिलअप करके यहाँ पर इस प्रकार का सर्टिफिकेट वहाँ पर बनाकर लेकर जाना होगा।
तो फ्रेंड्स आपको 12th नंबर का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जहाँ पर NOC फॉर सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, यानी कि जो कि करंट एम्प्लॉयर बनोगे, अपॉइंटमेंट होगी तो आपको वहाँ पर जो कि NOC सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा, जो कि पहले जो आप जॉब कर रहे थे उसका NOC सर्टिफिकेट। तो आप देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि 3rd नंबर का NOC फ्रॉम द सर्विंग डिफेंस पर्सनस एक्स सर्विसमैन विद इन प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ द डिस्चार्ज। एंड डिफेंस पर्सन के लिए जो एक्स सर्विसमैन है तो उसके जो प्रोबेबिलिटी डिस्चार्ज हुए थे उसका NOC सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो किसी प्रकार का NOC सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप, इस प्रकार का लेकर जाना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि आपका 14 नंबर का देख सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट होगा गैजेट नोटिफिकेशन एंड और ये लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ द फॉर्मेट चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड, यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर पहले कुछ और नाम था और जैसे ही अब नाम चेंज कर चुके हैं तो आपको गैजेट सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर वहाँ पर नेम चेंज का सर्टिफिकेट बनवाकर जरूर लेकर जाना होगा, जो कि पैरा नंबर 1.7 में दे रखा है। तो उसके आधार पर गैजेट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, जो कि नेम चेंज कैंडिडेट वालों के लिए। तो फ्रेंड्स 15 नंबर का डॉक्यूमेंट होगा रिसिप्ट ऑफ द ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ये चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट द कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हुए SBI चालान के थ्रू आपने पेमेंट की है, वैसे सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, SBI चालान के थ्रू आप अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट की है तो आपको वहाँ पर चालान सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लेकर जाना होगा, जिस प्रकार आपका चालान हुआ था तो वो आपका चालान कॉपी लेकर वहाँ पर जानी होगी। 15 नंबर का डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 16 नंबर का डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेटों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा। एंड 17 नंबर का जम्मू कश्मीर जो कि रहने वाले हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के निवासियों के सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको एप्लीकेबल रहेगा, जो कि लेकर जाना होगा आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 18 नंबर का सर्टिफिकेट होगा द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी जो भी कैंडिडेट जो कि इंडिया में रहने आए हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, जो कि इंडिया का अथॉरिटी के आधार पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार गवर्नमेंट अथॉरिटी के आधार पर आपका सर्टिफिकेट होगा, जो कि विदेश से आकर इंडिया में रहे थे उन कैंडिडेटों के लिए आपको गवर्नमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया वो आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो 19 नंबर के पैरा नंबर पॉइंट में देख ले। तो 19 नंबर का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं डिक्री ऑफ द डिवोर्स जुडिकल सेपरेशन फ्रॉम द कंप्लीटेड कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टैंडिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रिमेडी, यानी कि जो भी फीमेल है अगर आपके डिवोर्स हो चुका है और आपका अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जो कि एफिडेविट सर्टिफिकेट होगा। वहाँ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के आधार पर बनवा कर वहाँ पर ले जाना होगा कि अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई और आप डिवोर्स के लिए हो। तो आपका 20 नंबर का सर्टिफिकेट देख सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टैंडिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रिमेडी, यानी कि जो भी कैंडिडेट का जो भी फीमेल है अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा और आपको एफिडेविट बनाना होगा कि आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, तो आपको ये सर्टिफिकेट 20 नंबर का भी लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप। एंड आपको दिखा देता हूँ जो कि एक्स। तो फ्रेंड्स अब लास्ट देख सकते हैं जो 21 का डॉक्यूमेंट जो कि एक्स सर्विस मैन है उनको NOC बनाकर ले जाना होगा, जो कि सिविल सर्विसेज में अगर जो कोई नौकरी कर रहे थे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो एक्स सर्विस मैन वालों के लिए NOC सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा सर्टिफिकेट, टोटल 21 सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हर कैंडिडेटों को इतने सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो भी अगर आप जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हो तो वो आप सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको बता दिया है वो बनाकर जरूर लेकर जाइएगा। और कुछ NTPC के जो फॉर्म में नोटिफिकेशन में आया था उनके आधार पर भी मैं 3-4 पैरा नंबर के आधार पर बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बाद में बताऊंगा। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं जो कि एक नोट पॉइंट में अभी आपको दे रखा है तो आपको दिखा देता हूँ वो इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो नोट दे रखा है उसमें पहला नंबर पैरा दे रखा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एज रिलैक्सेशन में या किसी प्रकार की छूट अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देख रखे हैं SC ST OBC एंड NCL EWS EX सर्विसमैन
CCA कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके आधार पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में या किसी प्रकार की छूट के अंतर्गत आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो कंसिडर अंडर जनरल UR कैटेगरी, तो आपको UR कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर करा जाएगा और आपको UR की कट ऑफ पार करनी होगी। तो इसलिए आपको जितने भी रिक्वायरमेंट होती है और एज रिलैक्सेशन या किसी प्रकार की छूट चाहते हैं जैसे कि PWD ऐसे कैंडिडेट हो गए, तो उनके लिए आपको ये सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। जिस भी सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती हो आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर लेकर जाना होगा, वरना आपको UR कैटेगरी में ही काउंट कर दिया जाएगा और आपकी के लिए मुसीबत हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना होगा। तो फ्रेंड्स आपको एक दिखा देता हूं जो कि ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा है, तो कि सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि फ्रेंड इसमें दिखा रखा है कि जो भी एनेक्सर नंबर दे रखा है तो उन्हीं के आधार पर सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा। अगर आपके अदर फॉर्म में सर्टिफिकेट हो गए तो वो आपको लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पहले दे रखा था कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाकर ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स बना लीजिएगा आपको डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि नोट नंबर 2 में देख सकते हैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यानी कि जब अगर आपको कोई रेगुलर कैंडिडेट हो और आप एजुकेशन क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफाई जैसे कि ये आपको डिग्री हुई तो उसके लिए यहाँ पर डेट होती है, वो जिस दिन आपको ने पास किया वो डेट यहाँ पर जिक्र होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी होगा तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी कि 10th हुई, 12th हुई या ITI या BTech पॉलिटेक्निक जितने भी कैंडिडेट होंगे ना, तो इनके लिए जो इश्यू डेट रही थी जो आपने क्वालिफाई किया था या डिग्री मिली थी तो वो डेट यहाँ पर डिग्री पर होनी चाहिए या ITI सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एलिजिबल होगा। जी हाँ फ्रेंड, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आप जाकर यहाँ पर जो कि आपका बनवा कर ले जाना होगा कि हमने इस दिन को और इस तारीख को आपने इस क्वालिफाई किया था या डिग्री को प्राप्त किया था। तो ये आपको सर्टिफिकेट के अंतर्गत मेंशन होना बहुत जरूरी है। जो कि आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपको डेट ऑफ इश्यू जो कि सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था उस डेट को आपको नीचे लिखा हुआ होगा, तो वो आपको जरूर लेकर जाना होगा, तभी आपका फॉर्म एप्लीकेबल हो रहेगा। तो फ्रेंड्स सभी डॉक्यूमेंट में देख लें जो प्रोड्यूस टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जैसे रिजल्ट निकला था उसका डिक्लेरेशन होना बहुत जरूरी है, उसमें डेट मेंशन होना जरूरी है। यानी कि डॉक्यूमेंट के अंतर्गत डेट होना बहुत जरूरी है, तो तभी आपका फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑल डिटेल जो आपको दिखा दी है। एंड फ्रेंड्स अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आपका अगर कोई भी और अदर क्वेरी हो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई भी अगर आप कमेंट में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर दीजिएगा और हमारे कमेंट में जरूर बताना कि किन किन कैंडिडेटों की क्या क्या प्रॉब्लम रही, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेडिकल के बारे में देखना चाहते हैं तो हमने कॉमेंट सेक्शन में या हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने पिन कर दिया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा कि आपको मेडिकल के एग्जाम के लिए किन किन क्राइटेरिया को पास करना होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।